नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मार्केट की खबर से। गुरुवार को बाजार में तेजी देखने को मिली। निफ्टी करीब 140 अंक चढ़कर 26,200 के करीब बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी 132 अंक चढ़कर 59,348 पर बंद हुआ। इंट्राडे में भी निफ्टी 52 हफ्तों की ऊंचाई और निफ्टी बैंक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। कैसा रहा बाजार का पूरा हाल, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता स्नेही शाह। जी हाँ, काफ़ी अच्छी बीएसई सेंसेक्स एक्सपायरी हमने देखी है बाजार में। आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो निफ्टी लगभग 60 पॉइंट अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई से के दूर था, इतना करीब आ चुका था, पर हमने ज़रा सा कट देखा है डे के हाईएस्ट पॉइंट से और 26,200 से हल्का थोड़ा सा कम हम नीचे बंद हुए हैं। बट फिर भी 0.5% अपटिक हमने निफ्टी पर देखा है, लगभग 0.6% अपटिक सेंसेक्स पर भी देखने को मिला है। ब्रॉडर मार्केट में से बिल्कुल भी एक्शन नहीं था। ब्रॉडर इंडिसेस मिड कैप और स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की फेवर में था, उसके वजह से निफ्टी पर हल्का सा दबाव हमने देखा था। अगर निफ्टी 50 गेनर्स और लूजर्स के बारे में बात करें तो आइशर मोटर्स, बजाज ट्विंस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक के सब स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा किया। दूसरी तरफ अगर प्रेशर के बारे में बात करें तो एशियन पेंट्स पर 1% का कट, उसके साथ साथ टाइटन, एचसीएल टेक में भी ज़रा सा हमने कट देखा है ट्रेडिंग सेशन में। दूसरी तरफ अगर हम सेक्टोरल गेनर्स और लूजर्स के बारे में बात करें, कौन से क्षेत्र ने अच्छा किया है, तो निफ्टी ऑटो ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है, लगभग 0.5% अपटिक वहाँ पर हमने देखा था। आइशर, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, ये स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा किया है। उसके बाद आते हैं एनर्जी, बैंक, एफएमसीजी और आईटी। उससे आईटी और मेटल बिल्कुल फ्लैट लाइन पर। दूसरी तरफ अगर हम स्टॉक्स सेक्टर्स जो दबाव में थे उसकी बात करें तो निफ्टी रियल्टी, फार्मा और पीएसयू बैंक जो सबसे बड़ा लूजिंग क्षेत्र था, पीएसयू बैंक पर हमने कट देखा है। सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाल में बंद हुए हैं। पीएसबी, यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, सेंट्रल बैंक, यहाँ पर सब स्टॉक्स में लगभग 2 से 2.5% का कट हमने देखा है। दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी 500 गेनर्स और लूजर्स के बारे में बात करें तो जयप्रकाश पावर के लिए दूसरे दिन का बड़ा मजबूत शो, लगभग 6.5% का अपटिक वहाँ पर। एमएनएम फाइनेंस ने भी काफ़ी अच्छा किया है। एमएनएम ग्रुप इन्वेस्टर डे था, एमएनएम फाइनेंस, एमएनएम हॉलीडेज ने काफ़ी अच्छा किया है। नेटको फार्मा, नेटवेब टेक, आईईएक्स ने काफ़ी अच्छा किया है। दूसरी तरफ अगर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करें जो दबाव में थे, रिलायंस इंफ्रा, सन टीवी, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स, ह्युंडई मोटर्स और सिटी यूनियन बैंक कुछ निफ्टी 500 के स्टॉक्स थे जो दबाव में थे। तो ऑल इन ऑल अगर बीएसई सेंसेक्स एक्सपायरी के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा है। 0.5% अपटिक हमने देखा है निफ्टी पर। अब सारी नज़र रहेगी निफ्टी कब अपना ऑल टाइम फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल स्केल कर पाता है। नहीं, और कल बाजार के लिए क्या कुछ अहम रहने वाला है, किन इवेंट्स पे नजर बना कर रखनी है, डिटेल में बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता तृप्ति उपाध्याय। जी हाँ, देख लेते हैं कल के लिए कौन से इवेंट्स अहम होने वाले हैं। तो अमेरिका में कल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आने वाले हैं। यूरोप की अगर बात करें तो यहाँ पर भी रिटेल सेल्स और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़ों पर नज़र रहेगी। साथ ही जापान में भी कल सीपीआई और पीएमआई के आंकड़े आएंगे। और कल इंडिया की अगर बात करें तो कल हमें यहाँ पर भी फॉरेक्स रिजर्व और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आते हुए दिखेंगे। मोटे तौर पर कल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़ों पर नज़र रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो कल कंपनी ग्रो अपने क्वार्टरली रिजल्ट जारी करेगी। दूसरी तिमाही के कल कंपनी नतीजे जारी करेगी। अभी लिस्ट हुई है तो इनके नतीजों पर भी नज़र रहेगी, किस तरह के नंबर्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। कोटक बैंक की अगर बात क्या करें तो शेयर विभाजन को लेकर यहाँ पर एक बोर्ड बैठक होने वाली है। देखना होगा कि किस तरह का आउटकम कंपनी की बोर्ड बैठक से निकल कर आता है। इंडियन शेल्टर फाइनेंस में भी कल एक मीटिंग होगी, यहाँ पर भी शेयर विभाजन को लेकर विचार कर सकती है कंपनी। कैपिलरी टेक के आईपीओ की कल लिस्टिंग है एक्सचेंजेस पर। देखना होगा किस तरह की लिस्टिंग और कितने पर ये लिस्टिंग होती है। एक्सेल सॉफ्ट टेक का आईपीओ कल बंद होने वाला है। कल पैसा लगाने का आखिरी दिन यहाँ पर आपको मिलेगा। एक और आईपीओ कल से खुलने वाला है सुदीप फार्मा का, जहाँ पर आपको कल से पैसा लगाने का मौका मिल सकता है। एक और अहम इवेंट, पीएम मोदी कल से G20 समिट के लिए जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे। 2 दिन के दौरे पर पीएम मोदी जा रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन सी कंपनियां कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली है, जिनमें नाम शामिल है IRCTC, MRF, इन्फो एज इंडिया, ऑयल इंडिया और सोनाटा सॉफ्टवेयर। ये कंपनियां कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगी। ये थे वो इवेंट्स जिन्हें आपको कल अपनी नज़र में बनाकर रखना है। इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का बायबैक खुल गया है। बायबैक में 26 नवंबर तक
टेंडर कर सकते हैं। बायबैक में टेंडर करना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है, बायबैक का टैक्स गणित, ये डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं आशीषा। बिल्कुल, तो इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का बाईबैक आज खुल चुका है। 20 नवंबर से 26 नवंबर तक ये बाईबैक खुला रहेगा। कल के करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो हाँ, करीब 18 से 20% के प्रीमियम पर ये 1800 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर बाईबैक होगा। जैसे मैंने बताया, 1800 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 2.4% इक्विटी का बाईबैक होगा और प्रमोटर्स ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है कि वो बाईबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। छोटे निवेशकों के लिए बाईबैक में 15% का रिजर्वेशन होगा, तो उनका एक्सेप्टेंस रेशियो इस रिजर्वेशन के लिए के चलते बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। 14 नवंबर तक इन्फोसिस में करीब 26 लाख रिटेल निवेशक थे। इस कैटेगरी में रिकॉर्ड डेट 14 नवंबर की थी, तो अगर आप उस दिन शेयर होल्डर थे इन्फोसिस के तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कल के बंद भाव से करीब 20% से ज़्यादा के प्रीमियम पर यह बायबैक प्राइस किया गया है। 1800 रुपये प्रति शेयर का ये बायबैक प्राइस होगा। तो ये कुछ डिटेल्स जो हम आपके लिए लेकर आए। इसके अलावा बात करते हैं एंटाइटलमेंट रेशियो की। रिजर्व कैटेगरी के लिए 2:11, अगर आपके पास 11 शेयर है तो आप 2 शेयर टेंडर कर पाएंगे, और जनरल कैटेगरी के लिए 17:706 का ये रेशियो है। रिजर्व कैटेगरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 11:2, 2:11, अगर आपके पास 11 शेयर है तो आप 2 शेयर यहाँ पर एंटाइटल कर सकते हैं, ये राइट आपके पास होगा। बायबैक में मिली रकम डिविडेंड इनकम होगी, याद रखें। स्लैब रेट के हिसाब से ये टैक्स किया जाएगा। 1800 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड इनकम कंसिडर किया जाएगा। शेयर होल्डर्स को उनके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आप 10% के स्लैब में है तो 10% का टैक्स लगेगा। 15%, 20% आपके स्लैब रेट जो टोटल इनकम से डिटरमाइन होती है उस हिसाब से ये टैक्सेशन होगा। स्लैब के हिसाब से डिविडेंड इनकम के तौर पर टैक्स किया जाएगा। और इसी के साथ जो कॉस्ट की बात करें तो वो कैपिटल लॉस मानी जाएगी, और अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन है तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसके सामने सेट ऑफ किया जा सकता है। तो ये टैक्सेशन इनकम हम आपके सामने लेकर आए। इसके अलावा TDS भी लगता है। जो रेसिडेंट शेयर होल्डर्स हैं उनको 10% TDS लगेगा, और जो नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स है, NRI शेयर होल्डर्स है, उनको 20% तक का TDS लगेगा। ये कट किया जाएगा जब कंपनी आपको इनकम देगी, और फिर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं, तो क्लेम किया जा सकेगा TDS इनकम टैक्स रिटर्न में। ये टैक्सेशन एंगल भी हम आपके सामने लेकर आए। तो हाँ, 1800 करोड़ का ये बड़ा बायबैक आज खुलेगा। अगर आपके पास एलिजिबल हो आप इस बायबैक के लिए तो आप ये प्राइस दे सकते हैं। और दिग्गज ऑटो कंपनी M&M ने प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें सभी सेगमेंट में आगे का क्या ग्रोथ गाइडेंस कंपनी की तरफ से पेश किया गया। लेकिन इस पर और डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता सृष्टि। जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा इन्वेस्टर डे जो है आज उनका है, और तमाम लिस्टेड कंपनीज, तमाम अनलिस्टेड जेम्स की जो है उन्होंने एक टारगेट सेट किया है, और फिर उसके साथ साथ वजह भी बताई है कि क्यों ये कंपनीज जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। आइए शुरुआत करते हैं इनके ऑटो और साथ ही साथ ट्रैक्टर डिवीजन से, जहां पर हमने ऑलरेडी एक अच्छा प्रदर्शन देखा है। बट अब कंपनी जो है वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट SUV ब्रांड बनने का एस्पायर कर रही है। लगभग 8x ग्रोथ उनके SUVs और LCVs में FY27 तक वो चाह रही है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स 3x ग्रोथ की वो जो है पूरी एस्पिरेशन है FY20 FY27 के बीच में। वहीं बात करें टेकएम की, तो जी हाँ, उनका कहना है कि टर्न अराउंड जो है वो लगातार हो रहा है, टर्न अराउंड शुरू हो चुका है, और अब अगर देखें तो यहाँ पर पेयर्स के मुकाबले यानी अन्य कंपनीज के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कंपनी करती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ क्लब महिंद्रा की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अपने जो क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट्स हैं उसको तो एक्सपैंड कर ही रही है, बट जो उनकी स्पेशल और नई ऑफरिंग्स हैं ब्रांडेड सेगमेंट में उसको एक्सपैंड करने का, 2000 कीज लाने का कंपनी का टारगेट है FY30 तक। और लाइव स्पेसेस की बात करें, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको मार्केट में, और अब आप देखिए 10,000 करोड़ का जो है पूरा सेल्स FY30 तक कंपनी एस्पायर कर रही है। और एरोस्पेस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल कई सारी नई डील्स अनाउंसमेंट हुई है। वहाँ पर कंपनी कह रही है कि हम अपने जो ओवरऑल रेवेन्यूज है उसको 12x करते हुए नजर आएंगे FY30 तक। तो ये तमाम सब्सिडरीज के लिए उन्होंने बड़े टारगेट सेट किए हैं, और साथ ही साथ उसके पीछे की भी वजह साफ की है। कंपनी का कहना है कि जो ऑर्गेनिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री रहेगी FY30 तक वो 15 से 40% तक की रहेगी, जो कि पिछले 5 साल में देखें तो 25% पे थी। तो ये
रही महिंद्रा का इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन और तमाम कंपनीज के लिए बड़े टारगेट्स। एसबीआई म्यूचुअल फंड चलाने वाली सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ की तैयारी शुरू हो गई है और इसी पर पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अनुराग जोशी। जी अनुराग, बताएं। एसबीआई और फ्रांस का एसेट मैनेजमेंट कंपनी आमुंडी ने एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट के आईपीओ की तैयारी शुरू कर दी है। एसबीआई और आमुंडी ने आरएफपी भेजा है विभिन्न बैंकों और मर्चेंट बैंकों को और उनका उद्देश्य ये है कि वह मर्चेंट बैंक्स अपॉइंट करें ये आईपीओ के लिए, जिनकी संख्या 8 तक हो सकती है। सूत्रों ने ये भी हमें बताया है। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट एक जॉइंट वेंचर है एसबीआई और आमुंडी का, और ये एसबीआई म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करता है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर के तौर पे। अभी जो पहले के जो इंडिकेशंस मिले हैं उनके अनुसार जो इस आईपीओ जो इस कंपनी का वैल्यूएशन है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, वह $12 बिलियन आका गया है। और ये जो नियुक्ति है बैंक्स की जो लीड मैनेजर्स, जो बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं इस इशू की, एसबीआई और आमुंडी ये चाहते हैं कि ये दिसंबर से तक ये संपन्न हो जाए और अगले जो तिमाही है, क्वार्टर है, जनवरी से मार्च तक, उसमें वो डीआरएचपी भी फाइल कर सकते हैं। एसबीआई ये इशू के थ्रू अपना 6% से ज़्यादा भागीदारी बेचेगा और आमुंडी करीब 4% भागीदारी ये आईपीओ के द्वारा बेचेगा। और अभी अगर हम देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड अभी 12 लाख करोड़ रुपए मैनेज करता है और ये देश का सबसे बड़ा एएमसी है। और लगातार तेजी के बाद 2 दिन से ग्रो के शेयर में गिरावट जारी है। कल के 10% लोअर सर्किट लगने के बाद आज भी शेयर 7% फिसला है। इस गिरावट की क्या है वजह और डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मिताली। जी मिताली, बताएं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। करीबन 94% का रिटर्न दिया है उसने अपने इन्वेस्टर्स को लिस्ट होने के बाद, लेकिन 2 दिन में हमने देखा करीबन 17% की लुढ़का हुआ नज़र आया है। कल भी इस स्टॉक में करीबन 10% का लोअर सर्किट लग गया था। क्या है वजह जानते हैं। ऑक्शन मार्केट में एक असामान्य तरीके का उछाल आ गया था। दरअसल 18 नवंबर को लगभग 30.8 लाख शेयर्स जो थे वो ऑक्शन सेगमेंट में चले गए, क्योंकि भारी संख्या में देखा गया कि ट्रेडर्स ने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर दिए थे और वो जो है वहाँ पे समय पर डिलीवरी नहीं दे पाए। T+1 सेटलमेंट सिस्टम में बड़े पैमाने पर डिलीवरी फेल होने की खबर के कारण काफ़ी हलचल मच गई थी और असली झटका जो है वो बैकएंड में लगता हुआ नजर आया, जहाँ हज़ारों शॉर्ट सेलर्स डिलीवरी के लिए शेयर्स जुटा ही नहीं पाए। T+1 सिस्टम में आज बेचो तो कल डिलीवरी देनी होती है और जो लोग स्पीड्स को समझ नहीं पाए वो इस झांसे में फंस गए हैं। जो ऑक्शन विंडो है एक्सचेंज का, वो जोन होता है जहां डिलीवरी फेल होने पर सेलर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक्सचेंज अगले दिन बाय एंड ऑक्शन में शेयर्स को असली खरीदार को दे सकता है और जिस कीमत पे ऑक्शन होता है वो प्राइस जो है वो शॉर्ट सेलर की लायबिलिटी बन जाती है, चाहे प्राइस कितनी भी ज़्यादा हो। तो ग्रो का जो फ्री फ्लोट मार्केट है, वो मार्केट कैप है, वो सिर्फ 7% का ही है। इसलिए मार्केट में जो शेयर की सप्लाई थी वो बहुत कम ही मिल पाई लोगों को और कम फ्री फ्लोट के साथ साथ जो BTST और शॉर्ट सेलिंग जैसे ट्रेड्स थे उसके कारण डिलीवरी फेलियर जैसी चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए कंपनी के लिए। और जब डिलीवरी नहीं हो पाई तो जो शेयर्स है वो ऑक्शन में प्रीमियम पर खरीदे जा सकते हैं, जिसके कारण जो जुर्माना है वो भी सेलर को भरना पड़ता है। इन सभी वजहों के बीच में कल हम देखेंगे कि ग्रो का रिजल्ट भी आने वाला है, जिसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है स्टॉक में। और जो कल की गिरावट थी वो जब ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग को रोकने का संकेत भी दे रही थी। साथ ही हमने देखा कि ग्रो की जो वैल्यूएशन है वो भी ज़्यादा चिंताजनक विषय बन रही है मार्केट में। ये करीबन 55 से 60 PE के भाव पे ट्रेड हो रहा है, जो कि इसके पीयर्स के कंपैरिजन में, जो उसके और कॉम्पिटिटर्स है उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये कुछ तमाम वजह है जिसके कारण स्टॉक में कंटिन्यूस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स के साथ ग्राहकों से जुड़े आंकड़े साझा कर सकता है, लेकिन ये पूरी खबर क्या है और इससे जुड़ी हुई बाकी बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं संवाददाता अंजलि पलोद। जी, रेस्टोरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर, क्योंकि फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जोमेटो ने उनके साथ कुछ कस्टमर डेटा शेयर करने के लिए हामी भर दी है। जोमेटो अब रेस्टोरेंट्स के साथ कस्टमर्स का डेटा जैसे कि नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस, इस डेटा को शेयर करने के लिए मान चुका है। लेकिन इसके लिए जोमेटो सबसे पहले अपने कस्टमर से हामी लेगा, जिसके लिए उन्होंने अभी अपने सारे कस्टमर से ये कंसेंट लेने की शुरुआत कर दी है। जिनके पास भी जोमेटो का अपडेटेड ऐप है, जब भी आप पहला ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें आपसे परमिशन ली जाएगी कि क्या आप अपना डेटा रेस्टोरेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं या नहीं। रेस्टोरेंट्स काफ़ी समय से जोमेटो से इस डेटा की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अभी तक सिर्फ कस्टमर का नेम और कुछ मैक्रो लेवल डेटा ही शेयर किया जा रहा था। लेकिन अब रेस्टोरेंट्स चाहते हैं कि उनके साथ ज़्यादा डेटा शेयर किया जाए। रेस्टोरेंट्स इन डेटा के साथ क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले वो कस्टमर जर्नी जो है डाइन इन और ऑनलाइन, इन दोनों को बेहतर समझना चाहते हैं। इसी के साथ जो उनके लॉयल्टी प्रोग्राम्स है उसे भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। तो अब आपको जो लॉयल्टी पॉइंट्स अपने डाइन इन जब अपने डाइनिंग बिल्स पे मिलता था, वही अब आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स पर भी मिल सकता है। इसके साथ ही कस्टमर प्रेफरेंसेस को समझकर कस्टमाइज्ड ऑफर्स और प्रमोशंस रन करने के लिए रेस्टोरेंट्स इस डेटा की मांग कर रहे थे। अभी NRAI, जो कि नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उनकी बातचीत चल रही है जोमेटो से कि जो डेटा जोमेटो कस्टमर से कलेक्ट करेगा उसे किस तरीके से रेस्टोरेंट्स के साथ शेयर किया जा सकता है। और इसी के साथ ही वो स्विगी के साथ भी कॉन्वर्सेशन में है कि कैसे स्विगी पर भी ये डेटा शेयरिंग प्रैक्टिस वो लागू कर पाए। जो रेस्टोरेंट्स है उन्हें अब ज़्यादा कस्टमर डेटा मिलेगा, लेकिन सबसे पहले कस्टमर से इस डेटा को शेयर करने के लिए एक एक्सप्लिसिट परमिशन यानी कि कंसेंट ज़रूर लिया जाएगा। बिहार राज्य चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत, एक और बार बिहार में नीतीश की बयार, एक और इतिहास, 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। इस भारत के संविधान के प्रति निर्वहन करूंगा। सम्राट चौधरी विजय कुमार, डॉक्टर नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल चुके हैं। पटना के गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में नीतीश कैबिनेट को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी के बड़े नेता गांधी मैदान पहुंचे हुए थे। कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे मौजूद। बिहार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले कई मंत्रियों से बात करी हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। अशोक चौधरी हैं, फिर से एक बार मंत्री पद की शपथ इन्होंने ली है। किस तरह से, क्या आप लोगों की प्रमुखता होगी इस बार? नहीं, हम लोगों ने जो संकल्प लिया है और जिन संकल्पों के साथ जनता के बीच गए, उन संकल्पों को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। बड़ी जीत मिली है तो जिम्मेदारी भी निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत है, तो जनता ने जिस तरह से प्यार और स्नेह दिया है, उसी प्यार स्नेह पर खड़ा उतरना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। युवाओं के लिए खास रहेगा, युवाओं के लिए खास रहेगा, महिलाओं के लिए खास रहेगा। जो भी हमारी नई पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसीज में कैसे हम इनको इनकॉर्पोरेट करें, कैसे इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली इनको एम्पावर्ड करें, ये सब प्रायोरिटी। देखिए रामपाल जी, मौका मिला है, मंत्रिमंडल में आपको जगह दी गई है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझको दी है बिहार के लिए और बिहार के विकास के लिए। मैं आभार। किस तरह से, किस ऊर्जा के साथ काम, चुके बड़ा मैंडेट है। आपको पता है कि हमारी ऊर्जा क्या है, क्योंकि पटना से हैं और आप आज से नहीं, पिछले 20 साल से हमको कवर करते रहे हैं। मैं जमीन से हूं, जमीन पर रहूंगा और जमीन के इस ताकत के साथ बिहार को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने में हर संभव प्रयास करूंगा।
पीएम के भी नेतृत्व में आपने काम किया है, अब नीतीश कुमार के मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पीएम के नेतृत्व में काम किया, अब नीतीश कुमार सीएम के नेतृत्व में भी काम करेंगे। दोनों अनुभव मुझे मिल गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, रामकृपाल यादव जी हैं जो मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, और उन्होंने कहा कि पूरी ऊर्जा के साथ बिहार सरकार में वो काम करते रहेंगे। और इसी के साथ आपको बताएं कि अब बात करेंगे हम हुंडई बाय समर्थ की, और उससे पहले आपको बता दें कि राजनीति, बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ हर पहलू, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर 26 मंत्रियों ने शपथ लिया। हालांकि वो किस मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे ये अभी तय करना है, लेकिन रुख करेंगे हुंडई बाय समर्थ। ये हमारा तरफ से एक पहल है कि किस तरीके से अब अलग अलग सेक्टर्स में जो लोग वंचित हैं उनको साथ ला करके कैसे आगे लेकर के जाना है। भारत अब सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप खरीदने वाला ही नहीं रहा, बल्कि अब इंडिया में इस पहलू पर हर मोर्चे पर काम हो रहा है। यही वजह है कि लगातार चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो ये कोशिश करते हैं कि सबको साथ लेकर के इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक और कहानी आपको बता दें कि हम आपको मिलाते हैं बेहद एक दिलचस्प शख्स से, और उससे मिलने से पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से सेमीकंडक्टर हो या फिर ऑटो इंडस्ट्री साथ मिल करके सरकार की नीतियों का सहारा लेकर के या उससे मदद लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपको एक और पहलू से रूबरू कराते हैं जिसमें टाइम्स ग्रुप अहम भूमिका निभा रहा है।